बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है फिनोल्स का। फिनोल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या रिएक्शंस देते हैं, ये सारी चीज़ आज हमने इंशाल्लाह कवर करनी है फिनोल से रिलेटेड। ठीक है, तो ज़रा हाथ पाँव बांध लें और रखते सफ़र बांध लें। फिनोल के सफ़र पे हम निकल रहे हैं बेटा। अच्छा, फिनोल जो है वो बेसिकली दो लफ्ज़ का कॉम्बिनेशन है। वो दो लफ्ज़ कौन कौन से होते हैं नज़र आ रहे हैं? फिनोल्स के अंदर दो लफ्ज़ होते हैं, एक होता है फीन और दूसरा होता है ओल। ठीक है, फीन और ओल का मतलब क्या होता है? फीन मतलब जो होता है बेटा, ये बेंजीन का ओल्ड नेम कंसिडर किया जाता था। ओल्ड नेम फॉर बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का ये पुराना नाम होता था। और ओल का मतलब होता था हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप। ठीक है, तो ओल को हम यूज करते थे फॉर हाइड्रो ऑक्सी ग्रुप। तो ये मिलाकर हमें क्या मिलता था? ये मिलाकर हमें मिलता था फिनोल। ठीक है, अब जब देखा गया, स्टार्टिंग में ये परसेप्शन मिला कि फिनोल इज काइंड ऑफ अल्कोहल। ठीक है, बट जब फिनोल की प्रॉपर्टीज को देखा तो पता चला भाई कि फिनोल इज समथिंग डिफरेंट, अल्कोहल इज समथिंग डिफरेंट। फिनोल इज नॉट एन अल्कोहल। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि फिनोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई क्लास है, फिनोल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच है, एक नई क्लासिफिकेशन है जिसका अल्कोहल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैसे बनता है? एक या एक से ज्यादा ओ एच ग्रुप अगर डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच हो, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से ओ एच ग्रुप अटैच हो, तो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम बोलते हैं फिनोल। ठीक है, ओ एच अटैच्ड डायरेक्टली, ओ एच जो होता है अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड हो बेंजीन रिंग के ऊपर, तो क्या बनता है? बेटा जो अल्काइल हैलाइड्स और अमाइंस की प्रैक्टिस शीट है वो अल्काइल हैलाइड्स और अमाइंस के फोल्डर पे है। ठीक है, तो वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, किसी को नहीं मिल रही तो मुझे बता दे। हम आप केमिस्ट्री बाय सात वकार में जाएंगे, क्लास 12 मूव करेंगे, तो वहाँ पर एक टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम के नाम से फोल्डर है। टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे जाएंगे तो वहाँ 11 और 12 से कैटेगराइज हुए हुए हैं। आप 12 पर जाएंगे तो 12 में अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस के नाम से एक फोल्डर है, जिसमें अल्काइल हैलाइड्स की, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट्स की और अमाइंस की प्रैक्टिस मटेरियल मौजूद है। तो वहाँ से आपने करना है। ठीक है, चलें जनाब। रिएक्शंस सारे याद रखने हैं जी। रिएक्शंस याद रखेंगे तो खुद ब खुद आसानी हो जाएगी आप लोगों को। रिएक्शंस याद करना कोई मसले की बात नहीं है। रिएक्शंस याद करेंगे, हेडिंग्स याद करेंगे, तो मेनली आपने हेडिंग्स याद करनी है कैसे बनेगा। तो रिएक्शन तो सारे रिपीटेटिव हैं, रिएक्शन तो सारे पुराने हैं। आपने सिर्फ हेडिंग याद करनी है भाई। इस लेट सपोज अल्कोहल की ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, अल्कोहल इस इससे रिएक्शन करता है। फिनोल की ये प्रिपरेशन है, फिनोल इस तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। रिएक्शन अल्टीमेटली आपको याद हो जाएंगे एक से दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। रिएक्शन याद करना कोई कमाल नहीं है। रिएक्शन का हेडिंग वगैरह आपको याद होनी चाहिए। और जब रिएक्शन की हेडिंग याद होगी तो स्ट्रक्चर आपके जहन में होगा कि भाई स्ट्रक्चर क्या है। कि अगर फिनोल बन रहा है किससे? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से बन रहा है, तो आपको पता है कि उसका रिएक्शन किससे करवाना है, तो फिनोल बन जाएगा। अब वहां पर कुछ भी दे दे, वो रिएक्टेंट कुछ भी चेंज कर दे तो प्रोडक्ट में चेंज होगी, बाकी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या रहेगा? सेम रहेगा। अल्कोहल का रिएक्शन आपने इथेनॉल से करके देखा, अगर वो आपको ब्यूटेनॉल से दे रहा है तो कहानी चेंज नहीं हो जाएगी रिएक्शन की। आपको अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको इथेनॉल वाला याद होना चाहिए, आप वहीं पे ब्यूटेनॉल अप्लाई कर दोगे। ठीक है, चले जनाब। अब जो हम फिनोल्स की बात कर रहे थे, तो ओ एच ग्रुप जब डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ तो जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को हम बोलते हैं फिनोल। तो ओ एच ग्रुप एक भी हो सकता है, ओ एच ग्रुप मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि फिनोल इज नॉट एन अल्कोहल, फिनोल अल्कोहल नहीं है। और फिनोल कैसे बनता है? व्हेन ओ एच ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग। तो सर मैं आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे थे कि एक ओ एच ग्रुप भी अटैच हो सकता है और एक से ज्यादा ओ एच ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर बनाया कि एक ओ एच ग्रुप अटैच है। अब एक से ज्यादा ओ एच ग्रुप भी अटैच होंगे तब भी हम इसको क्या बोलेंगे? फिनोल बोलेंगे। इसकी क्लासिफिकेशन होती है, वो क्लासिफिकेशन क्या होती है कि आप इसको मोनो हाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, या आप इसको डायहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, या आप इसको ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं।
ये मैंने सारे पेस्ट कर दिए, बार बार ड्रॉ करने पड़ते। तो ये भी आपका डिजिटल बोर्ड ही है, तो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। अब ये मत बोलिएगा सर डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस क्यों नहीं हो रही, तो वो भी होंगे इंशाल्लाह। और चलें जी, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम है, वो आपको याद करने हैं लाजमी। मेरा माउस क्यों नहीं चल रहा। जी बेटा, हमारी क्लासेस डेली होती हैं, मेरे ख्याल है आपकी पहली क्लास है। तो बेटा जो बच्चे जिनकी पहली क्लास है उनको बता रहा हूँ कि आप जिस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हो वही आपका पहला टॉपिक है। ठीक है। इसके अलावा जो कुछ आपने रिकॉर्डिंग फोल्डर में देखा है, जो पढ़ा हुआ है वो प्रीवियस, वो बच्चे हैं जो पहले से ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें रिवाइज करवाई जाएंगी। लेकिन आपका जो करंट बैच है जिसमें आप इनरोल हुए हो, वहाँ हमने पढ़ना शुरू किया बेंजीन से। बेंजीन को हमने पढ़ लिया था, बेंजीन के बाद अल्काइल हैलाइड्स पढ़ लिए थे, अमाइंस पढ़ लिए थे, अल्कोहल्स पढ़ लिया, फिनोल्स पढ़ रहे हैं। तो एटलीस्ट रमजान का टाइम है, आपके पास टाइम ज्यादा होता है, तो आप कम से कम बेंजीन के बाद से कवर कर लो, ताकि जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हो तो साथ साथ आपकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हो रही हो। बाकी सारी चीजें हम बेटा क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। चले क्विकली स्टार्ट करते हैं। बेटा भी फोकस करें, जो पढ़ रहे हैं भी, मैं आपको क्या बताऊं कौन कौन सी रिएक्शन याद रखने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक OH ग्रुप लगा हुआ है, तो एक OH ग्रुप लगा होगा तो इसको हम बोलते ही फिनोल है, ये मोनोहाइड्रिक होगा। अगर दो OH ग्रुप लगे होंगे तो दो OH ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक बोलेंगे। अब दो OH ग्रुप इस तरीके से भी आ सकते हैं, दो OH ग्रुप 1 और 3 पर भी आ सकते हैं, और दो OH ग्रुप 1 और 4 पर भी आ सकते हैं। ठीक है, दो OH ग्रुप यहाँ पर भी आ सकते हैं। तीन भी OH ग्रुप आ सकते हैं, 1 2 3। जल्दी से मुझे नाम बताते रहिएगा इसके। ये कौन कौन से मैंने फिनोल्स बनाए हैं, ये तो पता चल गया कि सर आपने मोनोहाइड्रिक बनाया है। ये आपने क्या बनाया है सर, मोनोहाइड्रिक। ये तीनों जो आपने बनाए हैं सर, ये क्या बनाए हैं, डाईहाइड्रिक बनाए हैं। ये जो आखिरी वाला बनाया है सर, ये कौन सा बनाया है, पॉलीहाइड्रिक बनाया है। इसको पॉलीहाइड्रिक बोल देंगे। तो इनकी क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगी, मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक के बाद ये क्या हो जाता है, डाईहाइड्रिक हो जाता है। अच्छा, कुछ बच्चों के जहन में ये कंफ्यूजन होती है कि सर अगर एक OH है तो वो फिनोल है, एक से ज्यादा OH है तो वो फिनोल नहीं है, वो वापिस अल्कोहल बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है तो वो चीज आपकी क्या है, फिनोल है। लेकिन बेटा साथ साथ समझने की बात ऐसी है कि अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, लेट सपोज OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, कुछ इस तरीके से अटैच आपको नजर आता है। अगर आपको ऐसा कुछ नजर आता है कि CH2 और OH, अब यहां पर OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये चीज फिनोल नहीं कहलाएगी। ये चीज मेरा बेटा क्या कहलाएगी, अल्कोहल कहलाएगी। तो अल्कोहल और फिनोल में क्या फर्क होता है, अल्कोहल में जो OH होता है वो किसी एसोसिएटेड कार्बन के साथ लगा होता है, जबकि फिनोल में जो OH होता है वो डायरेक्टली किस पे लगा होता है, बेंजीन रिंग पे लगा होता है। ठीक है। तो ये मोनोहाइड्रिक फिनोल है, ये कैटिकोहल, ये रेसोर्किनोल, ये हाइड्रोक्विनोन, और लास्ट में क्या बना हुआ है, पैरोगेलोल बना हुआ है। ये जो जो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर के नाम लिखवाए थे, वहां पे इन सबके नाम लिखे हुए थे। तो अगर एरोमेटिक कंपाउंड में OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच होगा तो वो फिनोल होगा, और अगर आपके पास OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से अटैच नहीं होगा, वो किसी एसोसिएटेड कार्बन के साथ अटैच होगा, मतलब किसी रिंग से बाहर अटैच होगा, तो वो चीज एरोमेटिक अल्कोहल कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, एरोमेटिक अल्कोहल कहलाएगी। फिनोल के बाद हम फिनोल की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिनोल की जब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो भाई इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं देख लेते हैं। नाम बेटा मैं फिर बता देता हूँ इसका, जल्दी से मुझे बताते रहें। मैं बेटा नाम वाले बच्चे, चले मैं नाम बता देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। नाम मैं इसके बता देता हूँ। पहले वाले का नाम तो हो गया, सीधा सीधा सा फिनोल हो गया। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या हो गया सर, फिनोल। दूसरे वाले का नाम क्या होगा भाई, जल्दी बताइए। इसको क्या बोलेंगे, 1 और 2 पर आता है तो क्या बोलते हैं इसको, शाबाश, कैटिकोहल बोलते हैं। शाबाश, इसको कहते हैं कैटिकोहल, ये कैटिकोल कहते हैं इसको। इसको कहते हैं रिसोर्सिनॉल। इसको कहते हैं बेटा हाइड्रो
क्विनोन, और इसको कहते हैं हम पायरोगेलोल। ये नाम भी पेपर में आते हैं, ये नाम भी पेपर में आ सकते हैं। विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट पायरोगेलोल, कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो पायरोगेलोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो मल्टीपल स्ट्रक्चर दिए हुए होते हैं, और वहां पे लिखा हुआ होता है। एक और होता है पायरोगेलोल जैसा, जिसका नाम होता है फ्लोरोग्लोसिनोल। तो फ्लोरोग्लोसिनोल पायरोगेलोल नहीं होता, फ्लोरोग्लोसिनोल थोड़ा सा अलग दिखता है, वो मैं बना भी देता हूँ। ये पायरोगेलोल था ऊपर, और नीचे मैंने बनाया फ्लोरोग्लोसिनोल। इसमें OH ग्रुप यहाँ पर होता है एक, दूसरा OH ग्रुप ऑल्टरनेटिवली OH ग्रुप जब होता है ना इस तरीके से, ये भी ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। दिस ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल इज कॉल्ड एज फ्लोरोग्लोसिनोल। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको बेटा याद होने चाहिए, ये तो फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, इसमें कोई कमी पेशी, कोई गुंजाइश या कोई निगोशिएशन नहीं हो सकती। आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। जब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फिनोल की, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज आपसे क्या फरमाती हैं वो अभी हम देख लेते हैं। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज कहती हैं कि प्योर फिनोल जो होता है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। प्योर फिनोल जो है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कब? रूम टेम्परेचर के ऊपर। और अगर उसको एयर में एक्सपोज करेंगे तो वो रेडिश कलर का हो जाएगा, रेडिश पिंकिश कुछ भी कलर दिया हुआ होता है, मतलब उस शेड का हो जाएगा, या तो रेड और पिंक के शेड का हो जाएगा। जब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोज टू एयर करेंगे। वजह क्या होती है, ये ऑक्सीडेशन कर लेता है नॉर्मल कंडीशन के ऊपर भी। तो प्योर फिनोल जो है वो सॉलिड है, इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। किस कलर में चेंज हो जाता है? मैंने क्या बोला, टर्न्स टू रेडिश व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब हम इसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये रेडिश कलर में हो जाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ठीक है, सारे पॉइंट में इसलिए लिख देता हूँ कि आप लोग बेटा किताब तो उठा के पढ़ते नहीं हो, तो इसलिए मुझे सारी चीजें लिखनी पड़ जाती हैं। अब इसका जो नेचर होता है, वो नेचर क्या होता है? पॉइजनस होता है, ये हार्मफुल होता है, ये नुकसानदेह होता है, तो इसका पॉइजनस नेचर होता है। इसका ऑर्डर जो होता है उस ऑर्डर को हम फिनोलिक ऑर्डर ही कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये बेटा याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट पेपर में आता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आया हुआ है पास्ट ईयर के अंदर। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिनोल? 41 डिग्री सेल्सियस, कहीं 41.5 भी होता है, तो 41 कॉमन है। 41 और 41.5 के दरमियान ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। 41.5 मेल्टिंग पॉइंट है, 18.2 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। नॉट 18.2, 182 डिग्री सेल्सियस। 182 डिग्री सेल्सियस का क्या है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट है। और वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है? वाटर में ये कोई खास सॉल्युबल नहीं होता, वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है, जिसको हम पार्शियली सॉल्युबल कहते हैं, कि वाटर में थोड़ा बहुत ये डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ OH। OH की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर में थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें, अगर आप इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो ये डिसॉल्व होता है एट एंड कंप्लीटली सॉल्युबल। ये पेपर का सवाल है कि फिनोल वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल कब होता है? कंप्लीटली सॉल्युबल होता है अगर आप टेम्परेचर को 68.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा लेकर चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा। टॉक्सिक होता है, कोई खास मतलब अगर आपके स्किन के साथ ये कांटेक्ट में आए तो आपकी स्किन को नुकसान भी देता है, कैंसर जनरेट कर सकता है, ठीक है, टिश्यू डैमेज करता है। तो बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो ये टॉक्सिक इन नेचर, इसलिए हम कह देते हैं। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने का मतलब कोई चीज रखी हुई है एयर में, तो पड़े पड़े वो क्या हो जाए, उसमें नमी आने लग जाए, गीली होने लग जाए। जिस नेचर को हम क्या बोलते हैं कि ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है। ये क्या होता है, अगर इसको एयर में एक्सपोज करेंगे तो ये क्या करेगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, तो इसको हम कहते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, ठीक है। इसी तरह मैंने क्या बोला है, कांटेक्ट विद स्किन आएगा तो ये टिश्यू डैमेज करेगा, टिश्यू डैमेज करने के साथ साथ ये सीवियर बर्न भी कर सकता है। और
कैंसर भी जनरेट कर सकता है। आखिरी चीज जो है वो क्या है कि 5% एक्वस सोल्यूशन, ये बेटा पॉइंट याद रखिएगा। फिनोल के 5% एक्वस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? 5% एक्वस सोल्यूशन इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फिनोल को ही कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है, और अक्सर जगह लिखा हुआ भी मिलता है कि फिनोल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड का मतलब होता है 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ फिनोल। सुनिएगा मेरी बात को। 5% एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपने 100 ml वाटर लिया, तो उसमें 5 ग्राम या 5 ml आप फिनोल डाल दें, तो दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एज 5% सोल्यूशन। ठीक है, तो 5% सोल्यूशन इज नोन एज कार्बोलिक एसिड। 68.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, आप पानी गर्म करने रखोगे तो 68.5 डिग्री सेल्सियस पे जाके टेम्परेचर रुक नहीं जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। लेकिन मिनिमम 68.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, अब बेटा एसिडिटी को पढ़ते हैं। तो ये सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। आई विल रिकमेंड कि आप इसको बुक से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये मैंने तमाम जगहों से निकाल के बताई है आपको। आप इसको किताब से ही पढ़ लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल की अगर हम बात करें, फिनोल के स्ट्रक्चर की बात करें, तो बात हमने शुरू में कही थी कि फिनोल हो, अल्कोहल हो या ईथर हो, इन सब का स्ट्रक्चर किससे मिलता जुलता है? इन सब का स्ट्रक्चर वाटर से मिलता जुलता है। जब इनका स्ट्रक्चर वाटर से मिलता जुलता है तो ये वाटर वाली हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, वाटर वाला बिहेवियर रखते हैं। अब इसमें होता है क्या है भाई, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, पता है सर, नजर भी आ रहा है। फिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो OH ग्रुप जो होता है बेंजीन के साथ अटैच हुआ हुआ है। ऑक्सीजन एटम के पास दो बॉन्ड पेयर हैं, अल्कोहल वाली कहानी है, OH वाले के दो बॉन्ड पेयर हैं, एक कार्बन से हुआ हुआ है और एक हाइड्रोजन से हुआ हुआ है। फिनोल में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड पेयर हैं, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है, और एक बॉन्ड एरोमेटिक रिंग के साथ बना हुआ है। दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। तो ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। वाटर में भी sp3 होती है, अल्कोहल में भी sp3 होती है, तो ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। कार्बन एटम तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता, लेकिन सॉरी, कार्बन एटम बोल रहा हूं मैं, आई एम सॉरी बेटा, हाइड्रोजन तो कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता। लेकिन मुझे बताइए कि इस केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? बता सकते हैं? इस केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी, क्योंकि कार्बन बेंजीन रिंग का पार्ट है। और अगर कार्बन बेंजीन रिंग पे लगा हो तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है चंदा? वो होती है sp2। तो आप बोलोगे कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग। और एरोमेटिक रिंग होती है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2। अब बात समझिएगा कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना। जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा तो वो कौन सी ओवरलैपिंग से बनेगा? कौन से ऑर्बिटल की किस ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग होगी? बिल्कुल सर, ऑक्सीजन का sp3 ऑर्बिटल और कार्बन का sp2 ऑर्बिटल, इनकी ओवरलैपिंग से क्या बनेगा सर? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। किसके दरमियान? बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो ओवरलैपिंग होगी वो किसकी होगी? sp3 और sp2। sp3 जो होगा वो ऑक्सीजन का होगा, sp2 जो होगा वो किसका होगा? कार्बन का होगा। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री, जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से थोड़ा सा कम है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब sp3 ऑर्बिटल की ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है? 109.5। बट फिनोल में जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? 109 डिग्री। इसकी वजह क्या होती है? ये जो दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको आप लोन पेयर कहते हैं, ये जो लोन पेयर्स होते हैं ये इस ज्योमेट्री को स्लाइटली डिस्टॉर्ट करते हैं फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू बेंड शेप। ठीक है, तो इसका जो एंगल होता है वो एंगल होता है COH। अगर बॉन्ड बनेगा तो COH का जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री। बेटा ये एंगल याद रखना है, ये एंगल याद रखना है, लाजमी याद रखना है। 109 डिग्री इसका एंगल होगा, जो कि थोड़ा सा कम है, विच इज स्लाइटली लेसर देन द ओरिजिनल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
ओरिजिनल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होती है? 109.5। उससे कम होता है, उसकी वजह मैंने बता दी कि इसमें दो लोन पेयर पाए जाते हैं। इसका जो शेप होता है वो शेप होता है बेंड शेप कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बेंड शेप कहलाता है। मतलब इसका शेप कैसे नजर आएगा? सर ये मैंने फिनोल बनाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, ये बेटा मैं फिनोल बना रहा हूँ, इसको जरा देखिएगा। नाराज हो गया फिनोल। ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई, इसके साथ मैंने रखा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या होता है सर? लोन पेयर होता है, दो इलेक्ट्रॉन ये रहे, दो इलेक्ट्रॉन ये रहे। ठीक है। और ऑक्सीजन का फर्दर बॉन्ड बना हुआ होता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ होता है। ये जो बॉन्ड एंगल होता है ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल याद रखना है। एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का या sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, वो एक्चुअल एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री होता है। बट ड्यू टू दिस लोन पेयर, फिनोल की ज्योमेट्री का जो एंगल होता है 109 डिग्री होता है। ठीक है। अच्छा, दिस इज नॉट अ मेजर डिफरेंस। कुछ किताबों के अंदर 109 भी लिया जाता है, कुछ किताबें कहती हैं कि 109.5 भी है। ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, इन दो के ऊपर वो कभी जिंदगी में नहीं खिलेगा। ठीक है, इन दो के ऊपर कभी जिंदगी में नहीं खिलेगा। अब सर ये किसका एंगल है? ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एंगल है। ये देख रहे हैं, ऑक्सीजन बीच में है, ये कार्बन है आपका, दिस इज योर कार्बन, और दिस इज योर हाइड्रोजन। तो ये एंगल है 109 डिग्री। अगर कहीं 109.5 डिग्री भी लिखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, वैसे एक्चुअल जो होता है 109 डिग्री होता है। परेशानी की बात नहीं है, गलत नहीं है। अच्छा, इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ होती है, वो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बेटा याद रख ले। अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं है, नहीं भी याद रहे तो याद रख लीजिएगा। वो होती है 136 पिकोमीटर। 136 पिकोमीटर के बराबर। लोन पेयर बेटा दो हैं, एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो लोन पेयर में चार इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लोन पेयर दो हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल है, सिंपल सा आपने स्ट्रक्चर याद करना है। फिनोल अगेन एक पोलर कंपाउंड है। फिनोल एक पोलर कंपाउंड है, क्योंकि आपको पता है कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है ऑक्सीजन के मुकाबले में, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, तो फिनोल जो है वो एक्चुअल में क्या है? पोलर कंपाउंड है। फिनोल इज अ पोलर कंपाउंड। और जो कंपाउंड पोलर होते हैं उसमें डाइपोल मोमेंट भी होती है। और इसकी जो डाइपोल मोमेंट होती है वो डाइपोल मोमेंट क्या होती है कि भाई बेसिकली ये तो फॉर्मूले से निकलती है। इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.54 डी बाय। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो यूनिट होता है वो डी के बराबर होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? डी बाय बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का डिस्टेंस, कार्बन और ऑक्सीजन का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ ऑफ फिनोल, या बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। अच्छा जनाब, बेटा याद रखिएगा, जब कोई कंपाउंड पोलर होता है ना, सुन लीजिएगा, जब कोई डाइपोल मोमेंट का वैसे कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट ईयर में देना भी है और फर्स्ट ईयर में हम पढ़ेंगे भी इसको, मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जब कोई कंपाउंड पोलर होता है और वो रेगुलर ज्योमेट्री फॉलो नहीं कर रहा होता, जब वो रेगुलर ज्योमेट्री फॉलो नहीं कर रहा होता, तो उसमें एक वैल्यू अपीयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला की मदद से हम इसको निकालते हैं कि जो पोल्स क्रिएट हुए हैं, जो डायपोल्स, डायपोल में से क्या है बेटा? दो पोल्स क्रिएट हुए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसके हवाले से हम जो बातचीत करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डायपोल मोमेंट। ठीक है। और इसकी यहाँ पर वैल्यू क्या है? 1.54 डी बाय। कैसे निकाली, क्यों निकाली, कहाँ से आ गई, कैसे पैदा हो गई?
फिलहाल ये हमारा कंसर्न नहीं है। बस फिनोल एक पोलर कंपाउंड है, और इस पोलर कंपाउंड होने की वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट पाई जाती है। उसकी वैल्यू किताब में लिखी हुई थी तो मैंने यहाँ पर लिखी है, पेपर में आ सकती है बुक रीडिंग के क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने यहाँ लिखी है। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट वी विल डिस्कस इन द बॉन्डिंग चैप्टर। बॉन्डिंग चैप्टर जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ डिटेल में पूरी कहानी इसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, पेपर में जब भी COH का बॉन्ड एंगल पूछेंगे तो समझिएगा बात को, 109 और 109.5 डिग्री का ऑप्शन नहीं देगा। अगर इन केस दे दिया, अगर अगर इन केस दे दिया, तो तमाम किताबों में 109 डिग्री लिखा हुआ है, सिंध बोर्ड की किताब के अंदर 109.5 डिग्री लिखा हुआ है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड में 109.5 डिग्री लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई भी आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलता है, तो मेरा बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने क्या करना है। ऐसा कोई भी आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलता है तो आपको पता है आपने क्या करना है, आपने जस्ट फॉलो करनी है अपनी किताब, ठीक है। वन जीरो सिंध बोर्ड में 109, पता नहीं कोई बच्चा बोल रहा था सर सिंध बोर्ड में 109.5 है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, इसलिए मैंने उसकी बात मान लिया। ठीक है, ठीक है, ये किसी बच्चे ने मिसगाइड किया था इसलिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि 109 ही होता है, 109.5 कहीं मौजूद नहीं है। चलें, हम आते हैं एसिडिटी ऑफ फिनोल के ऊपर। अब एसिडिटी ऑफ फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल इज ऑल्सो एसिडिक कंपाउंड, क्योंकि एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव दे सकते हैं, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं। जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, एसिड कहलाते हैं। तो फिनोल भी प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन जब दे सकता है तो ये क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। और ये एक वीक एसिड कंसिडर होता है। इतना वीक एसिड होता है कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर वाइज एक एसिड है, लेकिन जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं उन सब के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो बहुत वीक होता है। लेकिन फिनोल के मुकाबले में वो क्या होता है बेटा, स्ट्रांग होता है। तो ये खाली कंपैरिजन बता रहा हूं कि फिनोल है तो एसिड, लेकिन एसिड फैमिली से खास ताल्लुक रखता नहीं है, बहुत एक वीक एसिड है। इतना वीक एसिड है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के मुकाबले में भी वीक है। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिटी है वो ज्यादा है किसके मुकाबले में, फिनोल के मुकाबले में। और फिनोल ज्यादा एसिडिक है किसके मुकाबले में, अल्कोहल के मुकाबले में। दिस इज द रिलेशन ऑफ द एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो एसिडिटी का रिलेशन है वो ये बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल और देन अल्कोहल्स। अब इसकी वजह है, इसकी वजह बेटा बताता हूं मैं, हौसला रखिएगा। सबसे पहले तो मैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल को डिस्कस कर लेता हूं, फिनोल के एसिडिक नेचर को, क्योंकि अभी हम फिनोल पढ़ रहे हैं तो फिनोल के एसिडिक नेचर को देख लेते हैं। एसिडिक नेचर जो फिनोल का होता है बेटा, ये मैं क्वेश्चंस नहीं देख रहा आपके, मैं भी फिलहाल इसको पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे कोई टेंशन हो तो बेटा भी फिलहाल हौसला रखिएगा। तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल की वजह क्या होती है कि फिनोल ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एक किसी भी एसिड की पहचान है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, इसी तरह फिनोल भी ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। फिनोल के एसिड होने की दूसरी पहचान क्या है कि भाई ये क्या करता है, H2 गैस प्रोड्यूस करता है जब इसको रिएक्ट करवाएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से या सोडियम मेटल से। लिबरेशन करता है किसकी, H2 गैस की। ये भी एसिड होने की पहचान है, जब एसिड को रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम मेटल के साथ, सोडियम मेटल के साथ मेनली। तो एसिड क्या करता है, H2 गैस लिबरेट करता है व्हेन रिएक्ट विद Na मेटल। Na मींस बेटा सोडियम मेटल, तो इसका रिएक्शन मौजूद है C2H5OH, C2H5ONa बनेगा, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी वजह है एसिड होने की, कि जब ये वाटर में जाता है, पानी में डिसॉल्व होता है, तो पानी में डिसॉल्व होकर ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है। कोई बंदा पानी में डिसॉल्व होने के बाद आयोनाइज हो जाए, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर दे, तो वो क्या होता है, एसिड होता है। अब अगर ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड करेगा, अगर कम पॉजिटिव देगा तो वो क्या देगा बेटा, वीक एसिड होगा। आखिरी पहचान क्या है कि भाई ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर अल्कोहल को मैं बताऊं तो मुझे बताइए, अल्कोहल का मैंने एसिड की होने की पहचान बता रहा था, तो अल्कोहल एक वीक एसिड है। मैंने कहा था ये इतना वीक एसिड है कि ये NaOH या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर भी नहीं बनाता। इनफैक्ट अल्कोहल जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में भी कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। तो रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आप इसका रिएक्शन उठाएं और किसके साथ करवा दें, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवा दें,
NaOH के साथ करवा दें या KOH के साथ करवा दें, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, और क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। अब यहां पर एक चीज मैं समझाने जा रहा हूं बेटा। यस, ओवरऑल फिनोल इज अ वीक एसिड, ओवरऑल फिनोल इज अ वीक एसिड। अब बेटा यहां पर एक मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, दिमाग को जरा हाजिर करके रखिएगा। पहले एक बात समझिएगा, जब हम एसिड निकालने जाते हैं, जब हम एसिड की कैरेक्टरिस्टिक मालूम करने जाते हैं, तो एक कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जिसको हम बोलते हैं pKa, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना एसिड का, व्हाट इज दिस? इसको हम बोलते हैं सर, ये pKa है, इसको हम pKa से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ बताता है, ये किसी भी एसिड की क्या बताता है बेटा? स्ट्रेंथ बताता है। ग्रेटर द pKa वैल्यू, जितनी ज्यादा pKa की वैल्यू होगी, जितनी बड़ी pKa की वैल्यू होगी, ग्रेटर द pKa वैल्यू, लोअर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एसिड उतना ही क्या होगा बेटा? वीक होगा। या ग्रेटर द पीके वैल्यू, वीकर विल बी द एसिड। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रेटर द पीके वैल्यू, वीकर विल बी द एसिड। सर व्हाट इज पीके? मैंने कहा ये एक कांस्टेंट है, मतलब एक वैल्यू है जिसको हम डिसोसिएशन वैल्यू या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं। हर एसिड के लिए डिफरेंट होता है। वीकर विल बी योर एसिड। ठीक है, पीके बेटा लिखा हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड के लिए, हर एसिड के लिए डिफरेंट होता है। और इसकी वैल्यू डिटरमाइन करती है, कैसे निकलती है, अगेन मेरी आपकी जंग अभी नहीं है कि इसको निकालना कैसे है। अभी फिलहाल हमने इस बात को हजम करना है। क्या हजम करना है? कि सर फिनोल्स की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, फिनोल्स की जो pKa की वैल्यू होती है, वो समथिंग अराउंड, वो तकरीबन तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू किसके बराबर होती है? 10 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है बेटा? 10 के बराबर होती है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की जो pKa की वैल्यू होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए जो pKa की वैल्यू होती है, वो तकरीबन तकरीबन बराबर होती है सर, अराउंड 5 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 5 के बराबर होती है। लास्ट, अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल की जो pKa की वैल्यू होती है, वो तकरीबन किसके बराबर होती है? सर अल्कोहल pKa वैल्यू बराबर होती है 16 से 20 की रेंज में होती है। तो अब ये तो पता चल गया सर 16 से 20 की रेंज में होती है, तभी अल्कोहल सबसे वीक एसिड है। देन उसके बाद फिनोल है, और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इन सब में कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि अपनी फैमिली में, जो कि अपने लोगों में जब जाता है तो वहां पर ये एज अ वीक एसिड ट्रीट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अब इनकी जो एसिडिटी है, वो एक और चीज पे डिपेंड करती है। मैं उस चीज पे भी लेकर नहीं जा रहा फिलहाल, जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। वो किस चीज पे डिपेंड करती है? कि जब ये अपनी कॉन्जुगेट बेसिस बनाते हैं, कॉन्जुगेट बेसिस मतलब मैंने 3 कंटेनर लिए, एक कंटेनर में फिनोल डाला, एक कंटेनर में अल्कोहल डाला, और एक कंटेनर में क्या डाला मैंने? कार्बोक्सिलिक एसिड डाला। तो ये क्या करेंगे? एच पॉजिटिव आयन लूज करेंगे। एच पॉजिटिव आयन लूज करके ये आयन में कन्वर्ट होंगे। किसमें कन्वर्ट होंगे? आयंस में कन्वर्ट होंगे। अच्छा, जब ये अपने आयंस बनाएंगे, तो वो आयन जो है जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो एसिड है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। मींस सर आपने अल्कोहल लिया, सर आपने क्या लिया? अल्कोहल। अल्कोहल कैसा दिखता है? आर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ROH, ये अल्कोहल है, सब इस पे मानते हैं। मैंने इस अल्कोहल को उठाया, और इस अल्कोहल को उठा के मैंने पानी में डाल दिया। इस अल्कोहल को उठा के मैंने क्या किया बेटा? पानी में डाल दिया। पानी में डाला तो सर ये क्या होगा? आयोनाइज होगा। बिल्कुल सर ऐसे ही होगा। इसको H2O में डाला, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये क्या होगा? आयोनाइज होगा। अच्छा, जब ये आयोनाइज होगा तो ये बात भी आपको पता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा। हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेकर H पॉजिटिव को पानी में छोड़ देगा। यही इसका एसिडिक बिहेवियर है। यहां तक साथ चल रहा है मेरे? अल्कोहल को पानी में डाला तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अपने लोन पेयर थे, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन का शॉर्ट कर दिया, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसने पानी को प्रोटॉन देना शुरू कर दिया। जब प्रोटॉन देना शुरू कर दिया तो व्हाट डज इट मीन? ये क्या है बेटे? एसिड है। ये क्या एसिड है?
दिस आइन इज कॉल्ड एज, इस आइन को हम बोलते हैं अल्कोक्साइड आइन। क्या कहते हैं बेटा? अल्कोक्साइड आइन। अब जरा समझिएगा, ये एक अल्कोक्साइड आइन है। अब यही काम मैं करता हूं फिनोल के साथ, यही सेम काम मैं करता हूं किसके साथ बेटे? फिनोल के साथ करता हूं। सर आपने क्या किया? फिनोल लिया, C6H5, और साथ में क्या लगा दिया? O और H लगा दिया। ठीक है, मेक सेंस, कोई टेंशन तो नहीं है इसमें, ये तो बहुत आसान सी बात कर रहा हूं मैं। अब जैसे ही मैंने फिनोल बनाया, इसको भी उठा के पानी में डाला, तो सेम कहानी है, इसके ये बेटा लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स हैं, इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीना, हाइड्रोजन को पानी में अकेला छोड़ दिया। अब जब इसने आयन बनाया, तो जरा देखिएगा, ये रहा फिनोल, और इसका जो आयन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि ऑक्सीजन के पास अपने दो इलेक्ट्रॉन्स थे, ऑक्सीजन के पास अपने दो इलेक्ट्रॉन्स थे, दो इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन से चोरी कर लिए, उस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और H पॉजिटिव पानी में अकेला घूम रहा है। अब ये जो आयन बनेगा, इस आयन को आप बोलोगे फीन ऑक्साइड आयन। क्या बोलोगे? फीन ऑक्साइड आयन। अब बिल्कुल समझिएगा मेरी बात को, ये फीन ऑक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज है, वो इस चेन के ऊपर क्या होगा? आई रिपीट, बेंजीन हम पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मैंने इस बहस में चला गया, वरना मेरा जाने का इरादा नहीं था, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये इस चेन के ऊपर डीलोकलाइज होगा। एक लम्हे को ये यहां पर होगा, अगले लम्हे को यहां पर होगा, उससे अगले लम्हे यहां पर होगा। ये इस चेन के ऊपर डीलोकलाइज्ड होगा। जैसे अगर आपको याद हो, तो मैंने बेंजीन रिंग पढ़ाते हुए डीलोकलाइजेशन की 5 डायग्राम्स बनवाई थी आपसे, याद है? तो ये नेगेटिव चार्ज रिंग में घूमता रहेगा, और ये रिंग में घूमने की वजह से स्टेबल होगा। ये रिंग में घूमने की वजह से क्या होगा? स्टेबल होगा। ठीक है, ये रिंग में घूमने की वजह से स्टेबल होगा। और जो मैंने कहा स्टेबल आइन होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा। तो सर इसका मतलब है, ये आपने अल्कोहल लिया, और ये आपने फिनोल लिया। अभी तक आप ये कह रहे हैं कि फिनोल का जो आयन बनेगा पानी में जाने के बाद, वो मोर स्ट्रॉन्गर देन क्या होगा? मोर स्टेबल देन क्या होगा? अल्कोहल के आयन से। मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर किसी के जहन में कोई जरासीम घूम रहा है तो उसको बिल्कुल क्लियर कर दे। मैंने सबसे पहले कहा कि फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। मैंने कहा इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? नंबर एक किसका नंबर आता है? सबसे स्ट्रॉन्ग है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर उसके बाद कौन है? फिनोल है। फिर उसके बाद सबसे वीकर कौन है, या सबसे वीक एसिड कौन है? वो अल्कोहल है। ये मैंने प्रायोरिटी लिखी तीनों की, एसिडिटी लिखी तीनों की। कोई टेंशन तो नहीं है इसमें? बेटा मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस सही आ रही है? ठीक है। अब मैंने बोला, इनकी जो एसिडिटी होती है वो डिपेंड किस पे कर रही होती है? एसिडिटी डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ, एसिडिटी डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ आइंस प्रोड्यूस्ड इन वाटर। वाटर में जाके जो आयन प्रोड्यूस होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही होती है एसिडिटी। सिर्फ इस स्टेटमेंट का मतलब समझाइए जो मैंने लिखी है। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूं मैं, अभी कार्बोक्सिलिक से बात ही नहीं की, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूं, उसके नेगेटिव चार्ज की बात करता हूं मैं भी। फिलहाल मैंने भी दो की बात की है। मुझे बताइए, इस स्टेटमेंट से कोई टेंशन तो नहीं है कि एसिडिटी जो स्ट्रांग हो रहा है एसिड, या वीक एसिड हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा है उन आयंस की। जी, जो आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो उतना ही स्ट्रांग एसिड होगा। वो उतना ही क्या होगा बेटा? स्ट्रांग एसिड होगा। सिर्फ ये वाली बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने बेटा टिक कर रहा हूं, जिसको मैंने लेजर से लिखा है, ये समझिएगा। सिर्फ ये वाली बात समझ में आ रही है कि ये क्या कह रही है? अभी इसके नीचे दोबारा से आ रहा हूं मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अल्कोहल को पानी में डाला, और मैंने फिनोल को पानी में डाला। जब मैंने अल्कोहल को पानी में डाला, तो मैंने देखा उसका जो अल्कोक्साइड आयन बना था, वो समहाउ स्टेबल था। स्टेबल था, कोई मसला नहीं है उसमें। लेकिन जैसे ही मैंने फिनोल को पानी में डाला, तो मैं क्या देखता हूं, फिनोल का जो आयन है, फिनोल का जो फीन ऑक्साइड आयन है, उसमें तो भाई डीलोकलाइजेशन भी है। तो जहां पे डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व होती है, जहां पर डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्व होती है, वहां पर बेटा जो स्टेबिलिटी होती है वो मजीद इनहेंस हो जाती है। तो ये समझ में आ गया कि फीन ऑक्साइड आयन पानी में जाने के बाद ज्यादा स्टेबल है अल्क ऑक्साइड आयन से। तभी फिनोल की एसिडिटी अल्कोहल के मुकाबले में क्या है? ज्यादा है।
अब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या चक्कर है? अब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या चक्कर है? अब कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर आते हैं। तो मैंने तीसरा सिनेरियो लिया। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़ा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? आर, कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज फर्दर बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। ये मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। बिल्कुल उसी तरीके से ये इनके कॉन्जुगेट बेसिस कहलाते हैं। ये जो आइंस बन रहे हैं ये आइंस कहलाते हैं कॉन्जुगेट बेसिस। एसिड बेस में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी इसके अंदर में कोई बात ऐसी नहीं कर रहा कि जो आपको परेशान करे। अब हुआ क्या भाई? कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में गया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीने। ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद क्या बना लिया? ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीनने के बाद इस तरीके से एक आयन बना लिया, आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और यहां पर आ गया ऑक्सीजन, इसके दो लोन पेयर अपने, एक लोन पेयर इसने हाइड्रोजन से छीन लिया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इसका अपना। ये इसने एक नेगेटिव आयन बना लिया, साथ में H पॉजिटिव इसने पानी को दे दिया, अपने एसिड होने का सबूत दे दिया। अपने एसिड होने का सबूत दे दिया। इसको आप बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आइन। इसको आप कहते हैं कार्बोक्सिलेट आइन। ठीक है। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आइन होता है, इसकी तरह शक्ल देखिएगा। इसकी एक्चुअल शक्ल कुछ इस तरीके से होती है। इसकी एक्चुअल शक्ल जो होती है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से होती है। बता रहा हूं मैं। इसकी एक्चुअल शक्ल इस तरीके से नहीं होती। इसकी एक्चुअल शक्ल ऐसे होती है कि यहां पर आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है। कार्बन के साथ कौन मौजूद था सर? डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। एक तरफ कौन लगा हुआ है? अल्काइल रेडिकल। दूसरी तरफ कौन लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगा हुआ है। दूसरी तरफ कौन लगा हुआ है? ऑक्सीजन लगा हुआ है, सिंगल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो मासूम है। सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स लेकर घूम रहा है अपने साथ। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से, तो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन क्या है बेटा? स्टेबल है। इसके ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। क्या चार्ज है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है? होता यह है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये थोड़े टाइम बाद यहां पर आ जाता है, और कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड बन जाता है। और ये वाला जो डबल बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, और यहां पर एक कॉन्सेप्ट इसी तरह का आता है, डीलोकलाइजेशन टाइप का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? डीलोकलाइजेशन टाइप का। मतलब ये जरा देखिएगा, इसकी जो दूसरी शक्ल नजर आती है वो कैसे नजर आती है? वो सर ऐसे नजर आती है। इसकी दूसरी शक्ल कैसे नजर आएगी? ये रहा कार्बन, इस अल्काइल रेडिकल की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑक्सीजन ने अपना नेगेटिव चार्ज जो है वो इसको दिया, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान क्या बन गया बेटा? डबल बॉन्ड बन गया। और ऊपर वाला जो डबल बॉन्ड था, वो ऑक्सीजन ने वहां से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, और यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ गया बेटे? नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके पास भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर थे, एक इसने वापस लिया, तो 2 इसके पुराने, एक इसके ये वाला, इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी सर समझाने के चाह रहे हो बता रहा हूं, अभी समझाने के चाह रहे हो बता रहा हूं। तीसरी पॉसिबल चीज क्या होती है? तीसरी पॉसिबल चीज ये होती है, आप कहते हो ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है जो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान है, तो वो कभी ऊपर वाले कार्बन के साथ होता है और कभी नीचे वाले कार्बन के साथ होता है। दिस इज समथिंग लाइक डीलोकलाइजेशन। ये समथिंग लाइक डीलोकलाइजेशन है। ये जो डबल बॉन्ड है या नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन स्प्रेड हो रहा है। कभी इस ऑक्सीजन पे आ जाता है, कभी दूसरे ऑक्सीजन पे आ जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी फीन ऑक्साइड आयन से भी ज्यादा हो जाती है। जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी जो है वो फीन ऑक्साइड आयन से भी क्या हो जाती है बेटा? ज्यादा हो जाती है। ये कार्बोक्सिलेट आयन की शक्ल है। ये किसकी शक्ल है? कार्बोक्सिलेट आयन की शक्ल है। ठीक है। हम्म, अभी मैं इसको बेटा लिख भी देता हूं, टेंशन मत लीजिए। 3 चीजें मैंने समझाई। सबसे पहले मैंने अल्कोहल को पानी में डाला। मैंने किसको डाला? अल्कोहल को पानी में डाला। तो अल्कोहल को पानी में डाल के मैंने क्या चेक किया? अल्कोहल को पानी में डाल के पता चला मुझे कि नेगेटिव चार्ज, अल्कोहल को पानी में डाल के मुझे पता चला नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है, एक ही जगह पे मौजूद है। लोकलाइज्ड का मतलब अपनी जगह से नहीं हिलता। नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम पर लोकलाइज्ड है। सो ये क्या होगा? लीस्ट स्टेबल होगा।
ये होगा लीस्ट स्टेबल। अभी सुनते जाइएगा मेरी बात को तीनों को बेटा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है सर? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है फिनोल वाली। फिनोल में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड। नेगेटिव चार्ज यहां पे लोकलाइज्ड है, क्या है? नेगेटिव चार्ज इज डी लोकलाइज्ड। शाबाश, नेगेटिव चार्ज इज डी लोकलाइज्ड एंड इट इज मोर स्टेबल। डी लोकलाइज क्या होता है बेटा? ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऊपर वाले से थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग एसिड बना लेगा। ये दो स्टेटमेंट समझ में आ रही है फिलहाल? इसमें कोई टेंशन है? अभी बेटा मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूं। अभी मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। इन दो स्टेटमेंट में कोई टेंशन है? अभी कार्बोक्सिलेट टाइम पर आ रहा हूं मेरा बेटा। पहला वाला क्या है? नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड होने का मतलब है वो एक जगह पे स्टक हुआ है, तो लीस्ट स्टेबल है। दूसरे वाले में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, अपनी जगह चेंज करता रहेगा। जैसे जैसे अपनी जगह चेंज करता रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। थर्ड वाले केस में क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिडिक केस में क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज स्प्रेड फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। अभी एक बच्चे का सवाल आया, बहुत प्यारा सवाल था, मैं उसका आंसर भी करता हूं। पता नहीं आप लोगों के जहन में ऐसा सवाल क्यों नहीं आया। नेगेटिव चार्ज इज स्प्रेड फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन। इस जुमले में गौर कीजिएगा। नेगेटिव चार्ज कभी एक ऑक्सीजन पे होता है, कभी दूसरे ऑक्सीजन पे होता है। दैट्स वाई इट इज मोस्ट स्टेबल। ये क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। और इन तीनों में क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अच्छा, एक बच्चे के जहन में सवाल आया, वो कह रहा है सर जो आप ये बना रहे हैं, ये जो सर आपने फिनोल बनाया है, ये जो क्या बनाया है आपने? फिन ऑक्साइड बनाया है। इसके टोटल 5 डी लोकलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं, 5 या 4 जितने ही बनते हैं इसकी डी लोकलाइज स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, 4 डी लोकलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं। और ये जो कार्बोक्सिलेट आइन है इसके तो डी लोकलाइज स्ट्रक्चर है ही दो टोटल। एक ये रहा और एक ये रहा। तो आपने एक जमाने पहले कहा था कि जिसके जब डीलोकलाइज स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सिर्फ मेरी बात सुनते रहिएगा, सिर्फ मेरी बात सुनते रहिएगा। एक बच्चे ने भी सवाल मुझसे पूछा कि सर फिनोल के अंदर जो डीलोकलाइज स्ट्रक्चर बनते हैं वो बनते हैं 4। 1 2 3 4, 4 स्ट्रक्चर बनते हैं कि ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज पहले यहां पर है, फिर नेगेटिव चार्ज यहां पर आया, फिर नेगेटिव चार्ज यहां पर आया। तो इस तरीके से इसके जो नेगेटिव चार्ज है वो शिफ्ट होता रहता है। शिफ्टिंग ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन। ये जो डीलोकलाइज स्ट्रक्चर है वो कितने बनेंगे सर? 4 बनेंगे। यहां पर सिर्फ कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो आपने कहा था कि सर डीलोकलाइजेशन अगर ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अभी खड़े खड़े आप ये कह रहे हैं कि फिनोल की जो स्टेबिलिटी होती है वो कार्बोक्सिलेट से कम होती है। क्लियर है ये बात? पहले समझिएगा, प्रॉब्लम क्लियर है? चलो 5 बना दो बेटा, पांचवा एसिड ऐसे ही बनता है, पांचवा ऐसे ही बनता है, ठीक है। पांचवा वापस ही बन जाता है ना, तो साइकिल लूप कैंसिल लूप चलता है। स्टेटमेंट क्या है कि भाई एक बच्चा जिद कर रहा है सर इसके 5 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, मैं बना के नहीं दिखा रहा, बन सकते हैं, मान ले मेरी बात पे मान लेकर आ जाए। और इसके सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और आप कह रहे हैं 2 स्ट्रक्चर वाला ज्यादा स्टेबल है, 5 स्ट्रक्चर वाला कम स्टेबल है। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये हमारा मसला है। मसला समझ में आया? अब भाई तू 10 बना दियो भाई, बेटा 10 बना दो, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। शाबाश, आंसर भी आ गया इसका। यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है ना वो स्प्रेड हो रहा है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन से कार्बन पे जाता है, फिर कार्बन पे जाता है, फिर कार्बन पे जाता है, फिर वापस ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो घर की बात घर में रहने वाला कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से कार्बन पे नहीं गया। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से कहां पर गया है? ऑक्सीजन पे गया है, जो इसकी स्टेबिलिटी का सबब बनता है। और मैंने यहां पर इसको बोल्ड करके लिखा भी है कि नेगेटिव चार्ज स्प्रेड फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर एसिड। अब मेरी बात का मेरा ऑब्जेक्शन भी, मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ बेटा उसका आंसर भी क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो 1 से 2 बार रिकॉर्डिंग उठाकर देखोगे तो बेटा वो क्लियर हो जाएगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी
और सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम थी कि फिनोल के ज्यादा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, फिनोल के ज्यादा डीलोकलाइज स्ट्रक्चर हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के कम हैं। तो आप कह रहे हैं सर फिनोल के ज्यादा स्ट्रक्चर हैं लेकिन वो लेस स्टेबल है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज जो स्प्रेड हो रहा है वो ऑक्सीजन से छिन के कार्बन के पास रिंग के अंदर चले जाता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन से छिन के ऑक्सीजन के पास ही रहता है, तभी बेटा वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गया बेटा, कोई टेंशन है इसमें। तो मेरा ख्याल है एसिडिटी ऑफ फिनोल आपको अब क्लियर हो गई होगी, अल्कोहल भी क्लियर हो गई होगी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये एसिडिटी का कॉन्सेप्ट बहुत बेटा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, बच्चों को अक्सर पता नहीं होता। बच्चे बस याद करके चले जाते हैं भाई तुम एसिड अच्छे हो, तुम कहाँ एसिड हो, क्यों हो, कैसे हो, क्या क्या नहीं क्या, हाँ, कुछ नहीं पता होता। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इससे कोई भी एमसीक्यू निकल के आ जाए बेटा जिंदगी में तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप उसको ठक करके क्लियर कर लोगे। तो आज हम प्रिपरेशन कर लेते हैं हमेशा की तरह। कल की क्लास में बेटा हम इसको फिनोल को इसकी जो रिएक्शंस हैं वो करके फिनोल खत्म करेंगे। तो आज हम प्रिपरेशन की फिनोल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। छोटी सी प्रिपरेशन है, 2 दिन प्रिपरेशन है। वैसे तो मैंने आज पूरा टॉपिक कवर करवाना था लेकिन एसिडिटी में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। लेकिन एसिडिटी क्लियर होना जरूरी है। बच्चों को एसिडिटी का पता ही नहीं होता कि एसिडिटी होती क्या है, कैसे होती है, कोई स्ट्रॉन्गर एसिड है तो क्यों है और कैसे है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की बात करते हैं। हम फिनोल की प्रिपरेशन की बात करते हैं। जी बेटा प्रिपरेशन कर रहा हूं मैं। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की बात करते हैं मेरा बेटा। तो सबसे पहले जो इसकी प्रिपरेशन होती है वो होती है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट से हम फिनोल प्रिपेयर करते हैं। फ्रॉम, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तरह जी हौसला रखिएगा। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का रिएक्शन करवाते हैं हम किसके साथ बेटा, NaOH के साथ करवाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। वो कह रहे हैं सर एसिडिटी एक बार रिवाइज कर दें, मतलब क्लास शुरू से एक बार स्टार्ट कर दें। क्या यार मासूम बच्चे हो आप लोग भी। बेटा रोजा हमारा भी, मेरा भी रोजा है बेटे। तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट क्या होता है, SO3H होता है। ठीक है, इस SO3H को आप रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट कहूं या बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हैं इसको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हैं। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो NaOH के साथ रूम टेम्परेचर के ऊपर जब ये रिएक्शन होता है तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो एक सॉल्ट बनता है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आपके पास प्रिपेयर होता है। ठीक है, ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करवा के सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, फिनोल नहीं बना अभी तक, फिनोल बनेगा, हौसला रखिएगा। फिर यहाँ पर क्या बना, पहले सेकंड प्रोडक्ट बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, क्या बन गया सर, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बन गया SO3Na। मैं तीनों के नाम भी लिख देता हूँ अभी। इसको फर्दर NaOH से हमने रिएक्शन करवाया। अब जो रिएक्शन होगा वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, अब रिएक्शन करवाने के लिए मुझे टेम्परेचर देना पड़ेगा। तकरीबन तकरीबन 300 डिग्री तक मैं टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूं। तो ये टेम्परेचर 300 डिग्री तक प्रोवाइड करने के बाद जो अगला प्रोडक्ट बनेगा उसको मैं कहता हूं सोडियम फिनॉक्साइड। SO3Na था, SO3Na से क्या बन जाएगा, ONA बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ONA। ठीक है, बुक में बेटा एक स्टेप बाद से शुरू किया हुआ, मैंने एक स्टेप पहले से करवा दिया। बुक में SO3Na से बनाना है, मैंने इससे ही पहले से बना दिया कि एक्चुअल क्या मिलता है आपको। एक्चुअल बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलता है जो कन्वर्ट होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट में, फिर वो फर्दर कन्वर्ट हुआ सोडियम फिनॉक्साइड में। इस सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन मैं करवाता हूँ बेटा किसके साथ, HCl के साथ करवाता हूँ एक्वस मीडियम में। HCl के साथ करवाता हूँ एक्वस मीडियम के ऊपर, HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपको क्या मिलता है सर, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है आपको फिनोल। तो ये साइकिल याद रखिएगा, इसको मैंने साइकिल की सूरत में ही करवाया है, तो इसी तरह आप याद भी रख लेंगे, इसको आसान हो जाएगा।
ये किसमें कन्वर्ट हो गया, OH में। यहाँ से Na निकला, यहाँ से इसने Cl पकड़ा, तो क्या बना लेगा ये, NaCl बना लेगा। क्विकली इसकी लेबलिंग कर लेते हैं, क्विकली इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहला में रूम टेम्परेचर पे क्या मिला था सर, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, जिसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। दूसरे नंबर में हमें क्या मिला था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से स्टार्ट किया। दूसरे नंबर पे क्या मिला, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनेट। जब बेंजीन सल्फोनेट के ऊपर सोडियम लग गया तो क्या हो जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हो जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या मिला आपको, सोडियम लग गया फीन ऑक्साइड आयन के ऊपर। फीन ऑक्साइड आयन ऊपर देखा है ना, OH में से H निकाल दो तो वो फिनोल से फीन ऑक्साइड बन जाता है, तो फीन ऑक्साइड आयन मिला। और आखिर में आपको क्या मिल गया, फिनोल मिल गया। ठीक है, तो बेटा ये सारे आपने स्टेप्स याद रखने हैं। ये ओल्डेस्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल का, जो आजकल के दिनों में इस्तेमाल नहीं होता। जो दूसरा मेथड है वो कौन सा है बेटा, दूसरा मेथड है जिसको हम बोलते हैं डाउस प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं भाई क्लोरोबेंजीन या हेलो बेंजीन से हमने बेंजीन फिनोल को प्रिपेयर किया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाउस मेथड या डाउस प्रोसेस। कैसे मिलता है भाई ये, इसमें हम प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। सेम तरीका है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हमारे उस्ताद मोहतरम ना याद करने का अलग तरीका बताते थे। अब बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं सर कैसे याद करें। तो बेटा आप अभी साथ साथ पढ़ रहे हो, अब साथ साथ करते हुए ना आप क्या करो, आपको प्रैक्टिस फॉलो करवाता हूँ मैं। आप एक प्रैक्टिस फॉलो करो, अगर आपको याद करना है, याद करोगे तो एमसीक्यूज क्लियर होंगे, नहीं याद करोगे तो बेटा क्लियर नहीं होंगे, एमसीक्यूज नहीं निकलेंगे। तो हमारे उस्ताद मोहतरम करवाते ये थे कि भाई बोलते थे कि आप तमाम प्रिपरेशन की एक शॉर्ट लिस्टिंग बनाओ एक जगह पे। अच्छा, वो कहते थे मेरे पास बनी हुई है मैं दे दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, बनी बनाई ले लो, कोई टेंशन नहीं, बनी बनाई 1000 मिल जाएंगी। जब तक आप खुद नहीं बनाओगे ना तब तक आपको याद नहीं होगा। आप एक शॉर्ट लिस्टिंग बनाओ, एक आपने नोटबुक खरीद ली, एक नोटबुक बना ली, जहां पे सबसे पहले आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन लिखा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन लिखा, चार्ट की फॉर्म में बना ली, आपने हेडिंग वाइज बना ली, आपने रिएक्शन वाइज बना ली और रिएक्शन के आगे उसका नाम लिख दिया। सारी प्रिपरेशन आपके पास 2 पेज के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड एंड कीटोन। 2 पेज से ज्यादा नहीं लेंगे अगर चार्ट की फॉर्म में बनाते हो या इसको आप किस फॉर्म में बनाते हो। फिर इसी तरह केमिकल रिएक्शंस को आप क्या करो, शॉर्ट लिस्टिंग की सूरत में चार्ट की फॉर्म में बनाओ, वही अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो कह रहे हैं वो 2-4 सफ़े जो होंगे ना, उसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस आपके पास आ जाएंगे। जब वो आ जाएंगे तो उसको आपने ठक 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 देखा, 2 बार दिन में चलते फिरते एक बार देख लो उसको। वंस अच्छे बने होने चाहिए नोट्स, मतलब अब बने बनाए ले लोगे तो आपके हाथ की एफर्ट नहीं हुई हुई। जो चीज आप हाथ से नहीं लिखते वो चीज आपको याद हो ही नहीं सकती। बने बनाए सर भी दे देंगे, बने बनाए कहीं से छाप के मिल जाएंगे, बने बनाए दुनिया से मिल जाएंगे, लेकिन बने बनाए से कभी जिंदगी में याद नहीं होगा। फिर आखिर में सवाल, सर अब याद कैसे करें। जब तक खुद से नहीं बनाओगे ना तब तक जिंदगी में कभी याद नहीं होगा, तब तक याद हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो शॉर्ट लिस्टिंग बनाओ इस तरीके से कि सारी प्रिपरेशन एक जगह पे, सारे केमिकल रिएक्शंस एक जगह पे, सुबह दोपहर शाम नुस्खे की तरह उसको एक बार खोल के ऐसी देख लो और मुस्कुरा दो, पढ़ो भी नहीं। देख के सिर्फ मुस्कुरा दोगे ना कि हाँ यार मैंने इतनी मेहनत की हुई है, तो वैसे ही वो याद हो जाएगा, वैसे ही वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की थोड़ी मेहनत करोगे ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तो चीजें याद होना शुरू होंगी। अदरवाइज बेटा क्यामत आ जाएगी, दज्जाल आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा बेटा, दोजख जहन्नुम जन्नत का फैसला हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद नहीं होंगे। ठीक है, आ जाए। अब क्लोरोबेंजीन डाउस प्रोसेस से हमने करना है, सेम तरीका है। इस हेलोबेंजीन को उठाया, इसको हमने रिएक्शन करवाया किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, एट विच कंडीशन, एट विच कंडीशन 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और किसी बच्चे ने प्रैक्टिस फॉलो की होगी, शुरू भी की होगी ना, अगर सिर्फ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन पे रखी होगी उसको फायदा हुआ होगा। ठीक है,
300 ATM। अगर आप सिंध बोर्ड की किताब उठा के देखोगे तो सिंध बोर्ड की किताब में आई गेस ये 150 ATM लिखा हुआ है, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ना सिंध बोर्ड वालों ने एक्सपेरिमेंट किया है, ना उन्होंने जहाँ से छापा है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, ना हम लोग और आप लोग बैठ के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो बेटा जिसकी बात जो लिखी हुई है हमने उसको मानते हुए चलनी है। अगर सिंध बोर्ड की यूनिवर्सिटी का एग्जाम है और अगर वो पूछ लेता है आपसे, वैसे नहीं पूछता, कभी जिंदगी में नहीं पूछा हुआ इस तरह का सवाल ना, कि प्रेशर बताओ क्या था। लेकिन अगर पूछ लेता है तो आपने 150 लिखना है सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंगली। बाकी तमाम किताबों में 300 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भाई इसके बाद जब जाएंगे तो क्या बनेगा? सर वही बनेगा आपके पास सोडियम फिन ऑक्साइड। क्या बनेगा? सोडियम फिन ऑक्साइड। एक मिनट बेटा, ये ना मिट जाए जरा, मेरा ख्याल है कि मेरी शीट के दिन पूरे हो गए। अब मुझे कल की क्लास में नई शीट पे लेनी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? सोडियम फिन ऑक्साइड, ONA। सोडियम फिन ऑक्साइड को आपको पता है किससे रिएक्शन करवाना है? फर्दर HCl से रिएक्शन करवाना है। HCl से रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे इसकी। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl। उसके नतीजे में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटे? फिनोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डाउस प्रोसेस है। इस प्रोसेस की लिमिटेशन क्या है? कि ये फिनोल बनाने का लेबोरेटरी मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड ये भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा Cl कहाँ चला गया? वो Cl H के साथ रिएक्शन करके HCl में कन्वर्ट हो गया। उसी HCl को हमने रीयूटिलाइज किया, और रीयूटिलाइज किया तो वो Na के साथ चला गया और NaCl बना लिया। साथ में H जो था वो ऑक्सीजन के पास चला गया, उसने क्या बना लिया? फिनोल बना लिया। ठीक है, RT स्टैंड्स फॉर रूम टेम्परेचर। RT स्टैंड्स फॉर क्या होता है? रूम टेम्परेचर। ठीक है, इस मेथड का ये मसला क्या है? लिमिटेड एप्लीकेशन है, क्योंकि ये भी क्या है बेटा? लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी में खड़े होके फिनोल को इसने बनाया था यूजिंग दिस काइंड ऑफ मेथड। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। दो प्रिपरेशन और है, इसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे। नन्ही मुन्नी सी प्रिपरेशन है। तीसरी प्रिपरेशन है जिसको हम कहते हैं मेरा बेटा, वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। इसका MCQ भी आता है कि भाई किसकी हाइड्रोलिसिस से आप, नीचे सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल्स दिए हुए होते हैं और पूछा हुआ है कि इनमें से किसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको फिनोल मिलेगा। किसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको फिनोल मिलेगा? तो डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड बना हुआ होता है, उसकी हाइड्रोलिसिस करने से आपको क्या मिलता है बेटा? फिनोल मिलता है। अभी करके दिखा देता हूँ। डाइजोनियम सॉल्ट दिखता कैसे है? ये आपके पास फिनोल है, इस पे एक बॉन्ड लगा हुआ है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ, और दूसरे नाइट्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है क्लोरीन के साथ। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, एग्जैक्टली जो टेम्परेचर है वो नहीं लिखा हुआ, हीट करते हैं। तो हीट करने के नतीजे में आपके जो प्रोड्यूस होता है वो क्या बनता है बेटा? फिनोल बनती है। ठीक है, फिनोल बनने के साथ साथ नाइट्रोजन गैस बनती है, और साथ साथ क्या बनता है बेटा? जो हाइड्रोजन निकला वो HCl फॉर्म करता है। वो क्या फॉर्म करता है? HCl फॉर्म करता है। तो ये मेथड आपने याद रखना है, ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं। लास्ट प्रिपरेशन है, ये भी अगेन जो मेथड है, इस प्रिपरेशन को भी हम कहते हैं कि ये भी सेम लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है। एन डबल बॉन्ड NCl बेटा, एन डबल बॉन्ड NCl, ये डाइजोनियम सॉल्ट की पहचान है। डाइजोनियम के अंदर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड होता है। हमने प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट की थी, याद करें कब की थी बेटा? अल्कोहल से हमने डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर किया था, अल्काइल हैलाइड से। तो इसी तरह बना था ना नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, क्या था? नाइट्रोजन था। लास्ट वन जो है वो इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, मॉडर्न मेथड है जिससे फिनोल बनता है। वो क्या है भाई? एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है मुझे याद दिलाइए? एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। बेटा वो स्किप नहीं कराया होगा, मैंने होमवर्क दिया होगा आप लोगों को।
शाबाश। क्यूमीन इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्यूमीन जो होता है वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है। तो ये जो मेथड होता है ये दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड यूज्ड मेथड, यूज्ड दिस मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल का वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला मेथड है वो यही है, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से क्या करते हैं, क्यूमीन का रिएक्शन करवाते हैं, क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करवाते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। तो वो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। जब क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो उसको फिर हम क्या करवाते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। पहले हमने ऑक्सीडेशन करवाई, ऑक्सीडेशन करवा के एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो क्या बनेगा बेटा, फिनोल बनेगा। रिएक्शन देख लीजिएगा। रिएक्शन याद करना अगेन कोई मुश्किल काम नहीं है, तरीकेकार मैंने बताया आप लोगों को। ये रहा क्यूमीन, सी एच के ऊपर दो सी एच थ्री लगे हुए हैं। सी एच के ऊपर दो सी एच थ्री लगे होंगे, दिस इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं। इसकी हमने क्या करनी है बेटे, सबसे पहले हमने इसकी करनी है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। इसकी हमने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है, सॉरी, आई एम सॉरी, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करनी है। एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करनी है तो ये क्या बनाएगा, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बना लेता है ये। सर क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का मतलब क्या है, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ था, जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ था क्या बेटा, ये एक्चुअल में कार्बन था, इसके ऊपर एक सी एच थ्री लगा हुआ था, इसके ऊपर दूसरा सी एच थ्री लगा हुआ था, तीसरे वाले तो हाइड्रोजन लगा हुआ था। जिस पे हाइड्रोजन लगा हुआ होता है उसके ऊपर क्या लग जाता है बेटा, डबल ओ एच। ठीक है, इसके ऊपर क्या लग जाता है, डबल ओ एच। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। जी बेटा ऑब्वियस सी बात है, सिलेक्शन तो आप कर नहीं सकते तमाम रिएक्शंस की को याद करने का। तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनफैक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को भी याद करने का यही तरीका होता है। अच्छा ये क्यूमीन हाइड्रोक्साइड बन गया। क्यूमीन हाइड्रोक्साइड की सर क्या करें, फर्दर आप इसकी एसिडिक मीडियम में HCl और H2O, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करें। HCl H2O लिखा हुआ है तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो रही है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने के बाद इट विल नाउ कन्वर्ट इनटू फिनोल। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटे, फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा, विद द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। साथ में आपके पास CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से OH रह जाएगा, ये जो OH है ये रह जाएगा और फिनोल का पार्ट बन जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां से निकल जाएंगे और CH3 निकल जाएगा। तो साथ में क्या बन गया आपके पास, एसीटोन बन गया। साथ में क्या बन गया आपके पास, एसीटोन। ये एसीटोन बन गया और आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। वो डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होगा आपका, फिनोल होगा। बाय प्रोडक्ट क्या होगा, एसीटोन होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द, यस, एक्वस मीडियम, यस, दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ये मासूमाना प्रिपरेशन है फिनोल की, जो आप लोग बेटा याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बुक से भी देख लीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह इसके रिएक्शंस करेंगे और ईथर्स जितना हो सकता होगा ईथर्स को भी कर लेंगे। और फिर इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर एंड होने के बाद हमारा जो मेन चैप्टर रह जाएगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रह जाएगा। तो मैं टारगेट कर रहा हूँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो पहले अशरे के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम या तो 11 केमिस्ट्री पे जाएंगे या इनऑर्गेनिक करेंगे, वो हम डिसाइड करते हैं कि हमने क्या करना है। तो बेटा जितनी है सबको हम इसी तरह प्यार मोहब्बत से पढ़ेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद बेटा आप इसके प्रैक्टिस MCQs करते हैं तो इंशाल्लाह 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 आपको किसी MCQ में कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, आपने इसके बेटा एसिडिटी को इतना डिटेल में पढ़ लिया है, आपने बेटा इसकी प्रिपरेशन सारी पढ़ ली है, रिएक्शंस भी आप इस तरह करेंगे तो सब कुछ हो जाएगी। ठीक है, ये बेटा ये क्यूमीन होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज क्यूमीन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज क्यूमीन। तो दैट्स